नमस्ते। मुझे आशा है कि आप सभी ने संगीत पाठ का पहला भाग जरूर देखा होगा। तो चलिए संगीत पाठ के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि नाद क्या है और इसकी अवधारणा को संक्षेप में समझाएंगे। हम इसकी श्रेणियों की व्याख्या करेंगे और विभिन्न गुणों को जानेंगे। इस अवधारणा को और अधिक विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। संगीत में नाद क्या है? नाद एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है संगीतमय ध्वनि। नाद दो शब्दों का मेल है, ना जो जीवन या श्वास को इंगित करता है और द जो अग्नि या ऊर्जा को इंगित करता है। जब श्वास और ऊर्जा का संयोजन होता है तो संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार वायु में किसी प्रकार की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है या वायु में कोई ऊर्जावान क्रिया ध्वनि का कारण बनती है। वास्तव में ध्वनि एक संवेदना है जो शरीर के कणों की कुछ दोलन गतियों के कारण होती है। कुछ ध्वनियाँ मधुर होती हैं और कुछ ध्वनियाँ कठोर और सुनने में अप्रिय होती हैं। लेकिन हर मामले में ध्वनि का स्रोत कंपन की स्थिति में होता है। यदि आप किसी ऐसी चीज को करीब से देखें जो ध्वनि उत्सर्जित करती है, तो आप उसमें एक प्रकार का कंपन और उसके साथ ध्वनि भी देखेंगे। यदि आप अपनी उंगली से गिटार की डोरी को छुएंगे तो वो ध्वनि निकलेगी। करीब से देखने पर स्ट्रिंग कंपन करती हुई दिखाई देगी। यदि आप उस कंपन करने वाले तार को छूते हैं तो कंपन और ध्वनि दोनों बंद हो जाएंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कंपन ध्वनि का कारण है। ये कंपन एक के बाद एक कुछ समय तक चलते रहते हैं और कुछ देर बाद बंद हो जाते हैं। जब ऐसे कंपन एक समान होते हैं तो उन्हें नियमित कंपन कहा जाता है। लेकिन जब ऐसे कंपन बारी बारी से तेज और धीमी गति से चल रहे हों तो उन्हें अनियमित कंपन कहा जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक संगीत नोट हवा में अभिनय करने वाले वायु कणों के नियमित और आवधिक कंपन का परिणाम है, और इसलिए शरीर का भी जहां से वे प्रत्येक कण को एक ही वाक्यांश के माध्यम से समय के अंतराल पर गुजरते हैं। दूसरी ओर जिस गति से शोर होता है वो अनियमित और उपयुक्त होती है, बारी बारी से तेज और धीमी होती है और मन में कम या ज्यादा अप्रिय चरित्र का एक भयावह और भ्रमित करने वाला प्रभाव पैदा करती है। ध्वनि को दो भागों में बांटा जा सकता है, म्यूजिकल साउंड या नाद और अनम्यूजिकल साउंड या शोर। म्यूजिकल साउंड या नाद वह ध्वनि जो नियमित और आवधिक स्पंदनों से उत्पन्न होती है और जो कान पर सुखद अनुभूति देती है, संगीतमय ध्वनि या नाद कहलाती है। उदाहरण के लिए सितार, वायलिन आदि की ध्वनि। अनम्यूजिकल साउंड या शोर वह ध्वनि जो अनियमित और गैर आवधिक कंपन से उत्पन्न होती है और जो कान पर एक अप्रिय सनसनी देती है, उसे अनम्यूजिकल साउंड या शोर कहा जाता है। उदाहरण के लिए बंदूक की गोली से या दौड़ते हुए घोड़े के खुरों से उत्पन्न ध्वनि। चूंकि संगीत का संबंध ध्वनि से है, इसलिए हम केवल उस प्रकार की ध्वनि में रुचि रखते हैं जो संगीत में उपयोग की जा सकती है, अर्थात संगीतमय ध्वनि या नाद। असंगीतमय ध्वनि या शोर का संगीत से कोई संबंध नहीं है। संगीत ध्वनियों को भी दो समूहों में विभाजित किया गया है, अनाहत नाद और आहत नाद। अनाहत नाद पूरे सृष्टि में व्याप्त है, एक प्रकृति ध्वनि है और चेतना का प्रतीक है। अगर आप अपने दोनों कानों में उंगली डाल दे और फिर ध्यान लगाए तो आपको अंदर से एक प्रकार की गूंज सुनाई देती है। ये गूंज आपको कड़ी तपश्चर्या के बाद सुनाई देगी। वही है अनाहत नाद। इसलिए भारतीय संगीत मनोरंजन के बजाय आध्यात्मिक पर ज्यादा आधारित है। आहत नाद उसे कहते हैं जिसे हम अपने कानों से स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं, जो नाद किसी आघात या घर्ष के फल स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे तबले पर जब हम अपने हाथों से प्रहार करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और वायलिन पर जब हम घर्ष करते हैं तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से संगीतमय ध्वनियाँ तीन अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करती हैं, जैसे लाउडनेस, पिच और टिम्बर। लाउडनेस जोर से और कमजोर आवाज के बीच अंतर से हर शरीर परिचित है।
लाउडनेस को डेसिबल में मापा जाता है। वैज्ञानिक शब्दों में तरंग की ऊंचाई ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करती है। पहले आरेख में तरंग की ऊंचाई कम होती है, इसलिए आयतन कम दिखाई देता है, और दूसरे आरेख में तरंग की ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए अधिक आयतन देखा जाता है। वास्तव में यदि सितार के तने हुए तार को हल्के से बजाए तो वो कम तीव्र ध्वनि उत्पन्न करेगा जो पास बैठे व्यक्तियों को सुनाई देगी। लेकिन अगर उसी तार को जबरन खींचा जाए तो आवाज इतनी तेज होगी कि लंबी दूरी तक सुनाई दे। फिर जब एक ड्रम को जोश से बजाया जाता है तो ध्वनि धीमी गति से बजने की तुलना में अधिक तेज होती है। हमारे कंठों से भी मृदु और तेज आवाज उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति मध्य सप्तक के स्वर स का धीरे से उच्चारण करे तो वो केवल उसके पास बैठे लोगों को ही सुनाई देगा। लेकिन अगर वो वही सा जोर से उच्चारण करता है तो उसे लंबी दूरी पर बैठे लोगों द्वारा भी सुना जाएगा। पिच, यह वो गुण है जिसके द्वारा उच्च पिच के नोट को निचली पिच से अलग किया जाता है। पिच को हर्ट्ज में मापा जाता है। वैज्ञानिक शब्दों में ध्वनि की पिच प्रति सेकंड ध्वनि की आवृत्तियों के कंपन की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस आरेख में 4 तरंग को 1 सेकंड में दिखाया गया है और दूसरा आरेख 1 सेकंड में 10 तरंग दिखाता है। दूसरे आरेख में कंपन की संख्या पहले आरेख की तुलना में अधिक है, इसलिए यहाँ आवृत्ति अधिक है और यहाँ आवृत्ति कम है। इसमें एक उच्च स्वर को उच्च पिच कहा जाता है और एक निचले नोट को कम पिच कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन स्वरों का एक के बाद एक उच्चारण करता है तो यह इंगित करता है कि रे की ध्वनि गा की ध्वनि से कम है और स की ध्वनि रे की ध्वनि से कम है। इसलिए ध्वनि की पिच इंगित करती है कि जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो उच्च या निम्न है। टिम्बर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है प्रत्येक विशेष आवाज या यंत्र द्वारा निर्मित ध्वनियों की विशिष्ट गुणवत्ता। टिम्बर के लिए जर्मन शब्द क्लांगफेब्रे है। क्लैंग का अर्थ है संगीतमय ध्वनि और फैब्रे का अर्थ है रंग या गुणवत्ता। टिम्बर ध्वनि का वो गुण है जिसके आधार पर विभिन्न यंत्रों की ध्वनियों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है या एक व्यक्ति की आवाज को दूसरे व्यक्ति की आवाज से पहचाना जा सकता है। इसी तरह जब कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो हम उसकी आवाज सुनकर ही कह सकते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है। ध्वनि के इस गुण के कारण ही एक अंधा व्यक्ति अलग अलग यंत्रों की आवाज या अलग अलग व्यक्तियों की आवाजों को केवल उनकी आवाज या आवाज सुनकर ही पहचानने में सक्षम होता है। इस प्रकार टिम्बर इंगित करता है कि जो ध्वनि उत्पन्न की जा रही है वो एक मानवीय आवाज है या किसी वाद्य यंत्र से संबंधित है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।